नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद सत्र के चौथे दिन संसद में अपना अभिभाषण दिया। इस मौके पर उन्होंने मोदी सरकार की बीते 10 सालों की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मौजूदा सरकार ने हर क्षेत्र में बेहतर काम किया है। अपने अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति ने देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए मोदी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि यह बीते 10 साल के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। राष्ट्रपति ने इस दौरान कई अन्य विषयों पर भी अपनी बात रखी। हालांकि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने कुछ विषयों पर सदन के अंदर शोर मचाकर अपनी असहमति भी दर्ज कराई। सदन के अंदर अपने अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसे ही देश में लगाए आपातकाल के उस दौर का जिक्र किया तो विपक्षी सांसदों ने सदन के अंदर शोर मचाना शुरू कर दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने अभिभाषण के दौरान आपातकाल के उस दौर का भी जिक्र करते हुए कहा कि 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर बड़े और सीधे हमले का काला अध्याय था। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के दौरान पेपर लीक को लेकर सरकार की ओर से लाए गए कानून का भी जिक्र किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि भविष्य में कोई पेपर लीक ना हो, इसके लिए सरकार सख्त उपाय कर रही है। उन्होंने अपने अभिभाषण में आगे कहा कि सरकार का प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। राष्ट्रपति का इतने कहने पर विपक्ष एक बार फिर से सदन के अंदर शोर मचा रहा था। विपक्ष यहीं पर नहीं रुका। विपक्ष ने एक और मुद्दा उठा और वो मुद्दा था सेंगोल का, जिसे कि संसद में स्थापित किया गया है। विपक्ष कहता है कि ये राजतंत्र का प्रतीक है। विपक्ष कहता है कि लोकतंत्र के इस मंदिर में राजतंत्र के प्रतीक का क्या क्या काम है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ कुछ मेहमान भी होंगे, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण की कुछ बातें हैं, वो सुनते हैं। 2024 का ये चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। मजबूत और निर्णायक सरकार में विश्वास, सुशासन, स्थिरता और निरंतरता में विश्वास, ईमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि में विश्वास, सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास, विकसित भारत के संकल्प में विश्वास। मेरी सरकार ने 10 वर्षों से सेवा और सुशासन का जो मिशन चलाया है, ये उस पर मुहर है। ये जनादेश है कि भारत की विकसित बनाने का काम बिना रुके चलता रहे और भारत अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते रहे। माननीय सदस्यगण, एक सशक्त भारत के लिए हमारे सैन्य बलों में आधुनिकता जरूरी है। युद्ध की स्थिति में हम सर्वश्रेष्ठ रहे, इसके लिए सेनाओं में रिफॉर्म्स की प्रक्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिए। इसी सोच के साथ मेरी सरकार ने बीते 10 वर्षों में डिफेंस सेक्टर आने के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के रिफॉर्म से डिफेंस सेक्टर को बहुत लाभ हुआ है। 40 से अधिक ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को 7 निगमों में संगठित करने से उनकी क्षमता और दक्षता दोनों बढ़ी है। ऐसे ही रिफॉर्म्स के कारण भारत आज 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। पिछले एक दशक में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट 18 गुना अधिक होकर 21,000 करोड़ रुपया तक पहुंच चुका है। फिलीपींस के साथ ब्रह्मास मिसाइल का रक्षा सौदा डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत की पहचान मजबूत कर रहा है। सरकार ने युवाओं और उनके स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर की मजबूत नींव तैयार की है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। माननीय सदस्यगण, सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले।
सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए, परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में अब आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मसले पर सेंगोल में जो वाद विवाद चल रहा है, प्रतिक्रिया आ रही है, उस पर विपक्ष का क्या कहना है, सुनिए। सिंगोल हटाने को लेकर के आपके सांसद कह रहे हैं कि सिंगोल हटाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए। उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। तो आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए जो राय उस समय मेरी थी, मैंने ट्वीट किया था। आप मेरी राय आर्काइव से निकाल करके सब चैनलों पे चलाइए। तो अभी जो है रहना चाहिए, अभी रहना चाहिए। मैंने क्या कहा जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी। सरकारी भाषण ही होती है, वो तो लॉजिकल है, हर राष्ट्रपति यही करता है। लेकिन बात यह है कि हमारे राष्ट्रपति जी ने हमारे देश के बारे में जो कुछ कहा था कि आजकल के नेताओं के बारे में, आपके जो जनता की समस्या है उनके बारे में ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। हम मणिपुर शब्द नहीं सुना उनके मुंह से, और ये नीट परीक्षा में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ और क्यों ऐसे हुआ, इसके बारे में कुछ नहीं सुन पाए। अगर आप युवाओं के भविष्य के बारे में सोचिए तो सबसे बड़े मुद्दे ये है बेरोजगारी के बारे में सरकार क्या करेंगे उसके बारे में कुछ नहीं सुन पाए। तो ऐसे बहुत मुद्दे हैं। चीन के बारे में आप सोचिए कि हमारे सीमा में क्या क्या हो रहा है। इस किस्म के विषय के ऊपर अगर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं सरकार, तो हम लोग उठाएंगे ये विषय। तो हमारी जिम्मेदारी भी है, जनता की आवाज भी सुनानी चाहिए। तो मेरे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुरेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हैं, दोनों मेरे साथ जुड़ गए। सुरेश जी, राष्ट्रपति का अभिभाषण एक तरह से कहा जाए तो सरकार का दर्पण होता है और वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमने कितना काम किया है, उसका क्या असर है और आने वाले समय में, भविष्य में हमारी सरकार की दशा दिशा क्या होगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी विपक्ष कहता है कि साहब बेरोजगारी का जिक्र नहीं है, मणिपुर इतनी बड़ी घटना है और संघ प्रमुख खुद ये कह चुके हैं कि वहां कौन ध्यान देगा। उसके बाद मणिपुर का कोई जिक्र नहीं है। तमाम और भी घटना, नीट का पेपर हुआ, आपने कानून बना दिया, इसका तो जिक्र किया, लेकिन नीट हो कैसे गया, उसमें तमाम विसंगतियां आ कैसे गई, क्योंकि पहले भी तमाम सारे कानून हैं, व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्था में लगे लोग हैं। बावजूद इसके अगर एक के बाद एक राज्यों में और केंद्र की एजेंसियों में इस तरह का हो रहा है तो इसे आप क्या कहेंगे? आप क्या मानते हैं पक्ष और विपक्ष की बातों को? आप अनम्यूट कर लीजिए। इन सारे आगे आवाज आ गई जी, बोलिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस सारे मामले में केवल और केवल राजनीति कर रहा है। उसे समस्या के निराकरण समाधान से कोई लेना देना नहीं है। सरकार की पक्ष तरफ से कानून बनाए जाते हैं, कानून बना लिए जाते हैं, लेकिन जो गिरोह पेपर लीक करने का काम करता है उसको घेरने का काम कौन करेगा? क्योंकि एजेंसियों को ये मालूम रहता है हमें 6 लोग आज पकड़े गए, 2 लोग आज पकड़े गए, इस प्रकार की खबरें हमारे पास आ रही है। इसका मतलब ये लोग कोई सरकार के संरक्षण में या विपक्ष के संरक्षण में थोड़े ना अपना काम कर रहे होंगे। ये तो अपने एक गिरोह चलाते हैं। डकैती का कानून बना हुआ है, डाकू बदमाश अब भी हैं, बदमाशों पर कानून बना हुआ है। आप देख लीजिए अन्य जो क्षेत्रों में कानून बने हुए हैं, कानून तो अपनी जगह बने हुए हैं। खनिज माफिया के खिलाफ कानून बने हुए हैं, लेकिन वो तो फिर भी ट्रैक्टर ट्राली चढ़ा देता है किसी के ऊपर। तो अपराध करने वाले अपनी जगह रहेंगे ही, उनको कितना
डिमोरलाइज किया जाए और कितना घटनाक्रम से दूर रखा जाए, ये प्रशासन तंत्र का काम है। जी दुर्भाग्य से राजनीतिक पार्टियां आपस में लड़ती हैं, प्रशासन तंत्र को कोई भी कोसने का काम नहीं करता, जिससे उनको लगता है कि आपस में लड़के फ्री हो जाएंगे और हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो सीबीआई को मामला दिया, सीबीआई ने आज इस मामले को पकड़ा, सरकार ने आश्वासन दिया है कि जो परीक्षा प्रणाली है उसके अंदर सुधार देने की बात की जाएगी। इसका मतलब सरकार पर दबाव है, वो करने की कोशिश करेगी। महामहिम जो बातें कह रही हैं वो निश्चित रूप से कैबिनेट द्वारा पारित हैं। कैबिनेट ने जो तय करके उनको दिया है दस्तावेज, वो दस्तावेज उन्होंने पढ़ दिया। आपातकाल का मामला जो उठा है उसका मूल कारण ये है कि संविधान का मामला चुनाव में पूरे समय चलता रहा जी। संविधान का मामला शपथ लेते समय भी चलता रहा, तो संविधान, अच्छा, इसके कारण नुकसान भी भाजपा को हुआ है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा, जहां यदि 30-32 सीटें यानी पुरानी पोजीशन के लायक ही सीटें मिल जाती तो बहुमत हो जाता। तो वो जो डैमेज हुआ है, जो नुकसान हुआ है, वो संविधान और आरक्षण के कारण हुआ। इसलिए अब भाजपा सरकार में है, उसको मौका मिल गया। 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आरक्षण आपातकाल के समय संविधान को रोक दिया गया था। दूसरे दिन जो है विधानसभा के, लोकसभा के अध्यक्ष कहते हैं कि वो अपनी तरफ से ही एक प्रस्ताव लेकर के आ जाते हैं और उसकी निंदा करते हैं। 1975 की आज निंदा हो रही है। इसके बाद राष्ट्रपति जी अपने अभिभाषण में कह देती है, कहने का अभिप्राय ये है कि जो नैरेटिव सेट करने का संविधान को लेकर कोशिश की गई थी, उस नैरेटिव को तोड़ने का काम किया गया है। बहुत बढ़िया आपने जिक्र किया जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही जी जी, बताएं पूरी बात। आपातकाल एक ऐसा विषय है जो उस पक्ष को भी, इंडिया ब्लॉक को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि सबको मालूम है कि मुलायम सिंह यादव भी जेल में रहे, सबको मालूम है लालू प्रसाद यादव भी जेल में रहे, सबको ये भी मालूम है कि लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती जो है वो आज पार्लियामेंट की मेंबर है, लेकिन वो मीसा बंदी की संतान है, इसलिए उनका नाम मीसा रखा गया। इसलिए अखिलेश यादव जी बार बार ये कह रहे हैं कि भाई मेरे यहाँ तो जो है समाजवादियों ने कितना किया, उनको हमने घर दिया, उनको हमने ये सुविधाएं दी। भाजपा वाले बता दें क्या सुविधाएं। मध्य प्रदेश में 30,000 रुपए पेंशन मिल रही है, अभी पाठ्यक्रम में मध्य प्रदेश में चालू किया जा रहा है। तो ये एक राजनीति का नया पैटर्न है, जिस पैटर्न में, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, पक्ष हो या विपक्ष हो, उन्हें जनता के हित वाले मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आज निश्चित रूप से वो सब विषय हैं जिन विषय के समाधान के लिए पार्लियामेंट को काम करना चाहिए। पार्लियामेंट में जब कोई सिंगोल की बात करता है, कोई आपातकाल की बात करता है, कोई ये सब बातें करता है, इसका मतलब ये है कि जिस काम के लिए संसद को हमने चुना है उस काम से ये लोग कहीं कहीं भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, भटक रहे हैं। और शायद यही कारण है कि लोगों का मोह भंग हो रहा है राजनेताओं से, लोगों का मोह भंग हो रहा है चुनाव से। इसलिए ये अप्रत्याशित जो परिणाम निकल कर आ रहे हैं वो उसी की एक तस्वीर भी है। बाबूलाल जी मेरे साथ मौजूद हैं। बाबूलाल जी, जिन बातों का जिक्र सुरेश जी कर रहे हैं उसी को जोड़ते हुए मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष ने एक नैरेटिव गढ़ा, विपक्ष ने एक मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया और वो मुद्दा था अघोषित इमरजेंसी। और विपक्ष को ऐसा लगता है कि वो उसने काम भी किया। अब अघोषित इमरजेंसी ने अगर काम किया है तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी या एनडीए की सरकार उसकी काट ढूंढेगी, क्योंकि आने वाले समय में फिर चुनाव में जाना है। और उस काट को ढूंढते हुए उन्होंने अघोषित एजेंसी को अगर मात देने की कोशिश की या उस पर हावी होने की कोशिश की, तो घोषित एजेंसी को इतना बड़ा करने की कोशिश की कि राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, देश के नरेंद्र मोदी इसका जिक्र कर रहे हैं, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में इसका जिक्र कर रही हैं। तो ये बताने की कोशिश की गई कि हमने नहीं लगाई। और अघोषित इमरजेंसी एक नैरेटिव है, लेकिन घोषित इमरजेंसी तो इन्होंने लगाई है जो इस बात को उठा रहे हैं। शायद केवल यही मुद्दा है या इसके अलावा भी कुछ? देखिए, सुरेश शर्मा जी ने जितनी बातें कही है मैं उससे सहमति व्यक्त करते हुए आपको एक बात बताऊं कि वास्तव में ये जो पूरा भाषण है, ये भाषण में मूल मुद्दा जो है वो ये है कि जो नैरेटिव गढ़े गए थे कांग्रेस के द्वारा चुनाव के दौरान, ये अगर 400 आ गए तो संविधान बदल देंगे, अघोषित आपातकाल लगा है का जवाब देने का प्रयास जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है सरकार ने दिया है। और वो इसलिए दिया है, ये भी मैं आपको बता दूं कि जो नुकसान हुआ उसका तो भरपाई करने की कोशिश तो है ही है, लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि 70 के दशक और उसके बाद में पैदा हुए जो बच्चे हैं, जो आज जो युवा हैं, जो सबसे बड़ा मैंने
सेक्टर है, वो जो है बहुत से लोग जो है शायद आपातकाल के बारे में जानते हो, न जानते हो, अधूरा ज्ञान रखते हो, तो उनको पूरा जानकारी इस चीज की हो, उनको याद हो जाए कि आपातकाल में कितना नुकसान हुआ था। एक दूसरा मुझे प्रयास इसमें ये रणनीति ऐसी लगती है कि जो इंडिया गठबंधन है उसके अंदर ऐसे परिवार, जो अभी सुरेश शर्मा जी ने कहा कि ऐसे परिवार के लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने मीसाबंदी को भोगा है, मैंने आपातकाल को पूरी तरह से समाजवादी होने के नाते भोगा है, जयप्रकाश जी के साथ देने के नाते भोगा है। तो उन लोगों के मन में भी कोई कसक पैदा हो जाए और इंडिया गठबंधन में कुछ फर्क पैदा हो जाए, ये कोशिश भी इसके अंदर में पॉलिटिकल तरीके से दिख रही है। और ये युवा पीढ़ी को समझाने का बहुत बड़ा प्रयास है कि ऐसी स्थिति जो है हुई थी, एक ऐसा समय आया था। ये हम पर आरोप लगा रहे हैं आपातकाल, अघोषित आपातकाल। अघोषित आपातकाल क्या होता है? ये एक काम करने की शैली बनाई नरेंद्र मोदी ने कि हमारा काम करने का तरीका यही होगा कि हम जो चाहेंगे वही करेंगे और जो हमारे काम में अड़ंगा डालेगा हम उसको नहीं बख्शेंगे। ये एक तरीका बनाया उन्होंने काम करने का। अब संविधान के सम्मत है या नहीं है उसकी परवाह उन्होंने कभी की नहीं, इसलिए जो है आलोचना का विषय जो है पूरे देश भर में बनता रहा, एक एक विषय पर जो है आलोचना होती रही। तो ये एक माहौल जो बना है वो निश्चित रूप से जो है, सेंगोल की बात जहां तक है, मुझे भी व्यक्तिगत रूप से लगता है सेंगोल तो राजतंत्र का प्रतीक रहा है और हमेशा से रहा है राजतंत्र का। आज कुछ ऐसी जो धर्मदंड जो साधु संतों के पास होता है वो भी उस चीज का प्रतीक है कि यहाँ सत्ता जो है वो साधुओं की है, हमारी है, इनकी है, उनकी है, कई प्रकार के साधु हैं। तो उसी तरह जो है उसको प्रजातंत्र के मंदिर में स्थापित करने का मामला जो है वो अनेक लोगों को नहीं जमा। उनको लगा कि भाई ये तो राजतंत्र का प्रतीक है, क्या राजा बनने चाहते हैं कोई, या कोई हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, ऐसी तरह की बातें शुरू हो गई पूरे देश भर में। इसलिए जो है ये एक आलोचना का विषय बहुत सी ऐसी चीजें हुई, बहुत सी ऐसी चीजें हुई जिन्होंने एक गलत संकेत भी दिया। सुरेश जी, लोकसभा चुनाव में अयोध्या, राम मंदिर, धर्म, आस्था चरम पर थे और मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा चर्चा हो गई थी, कुछ ज्यादा सभाओं में जिक्र हो गया था, पूरी की पूरी बीजेपी उसी आधार पर चुनाव लड़ रही थी और शायद हो सकता है कि जब अति हो जाती है तो वो परिणाम भी निकल कर आता है। ऐसा तो नहीं, क्योंकि ये आपातकाल में जिस तरीके से राष्ट्रपति जिक्र कर रही हैं, प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी जिस तरीके से आपातकाल को उठा रही है, मीसाबंदियों को तमाम सुविधाएं देने के भी जिक्र राज्यों से आ रही हैं, ऐसा तो नहीं ये दुधारू तलवार हो जाएगी? क्योंकि विपक्ष जिस नैरेटिव को सेट कर रहा है, इसे नैरेटिव भी मान लिया जाए, अगर वो नैरेटिव को सेट कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसकी चर्चा बीजेपी शासित राज्यों में हो रही है, कहीं ना कहीं इसकी चर्चा बीजेपी के संगठन में हो रही है, कहीं ना कहीं इसकी चर्चा संघ में भी हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी में निर्णय हो रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री चयन के हो, संगठन में नियुक्तियों के हो, सरकार चलाने को हो बीजेपी शासित राज्यों के, वो एक अघोषित इमरजेंसी टाइप का ही लग रहा है। क्योंकि आप तमाम बीजेपी के सांसद, विधायक, मंत्रियों से बात करेंगे तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है, केंद्र के मंत्रियों से भी बात करेंगे तो उनको ये फील होता है कि मंत्री भले ही हम हैं लेकिन वहां पर हमसे ज्यादा सशक्त सचिव और संयुक्त सचिव हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जितना ज्यादा उठाएंगे आपको उतना ज्यादा नुकसान ना हो जाए? एक भ्रम जो है बना हुआ है इस देश में, और भ्रम ये है कि ये सरकार जो है ये केवल नेहरू और गांधी परिवार ही चला सकता है और उसी की ही सरकार है। जो भी कोई बोलेगा वो उनकी भाषा बोले। इसके बाद आप देखिए जब भी देश में कोई दूसरा प्रधानमंत्री बना उनको उन्होंने काम नहीं करने दिया कभी भी। इसलिए ये जो है एक जिसको कहते हैं ना ब्लड में आ गया है, इन लोगों को ये दिमाग में बैठ गया है। भाजपा संघ की जो विचारधारा है उससे एक भी काम नरेंद्र मोदी ने बाहर जाकर के नहीं किया है। आप भी नहीं बता सकते और हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब बाबूलाल शर्मा जी भी शायद न बता पाए कि कोई ऐसा काम किया है जो संघ को शासन स्तर पर गड़बड़ लग रहा, उनकी आइडियोलॉजी को, और जिस राष्ट्रवाद की बात करते थे उसको हिंदुत्व तक ले जाया गया। आप जो है इस देश के अंदर फतवा जब जारी होता है मस्जिद से और सरकार बनती है तब उसको हम कभी नहीं कहते कि वो बहुत गलत सरकार बनी है। लेकिन यदि धर्म की बात भारतीय जनता पार्टी कर लेती है तो हम सब लोग ये कहने लग जाते हैं ये तो धर्म का सहारा लिया जा रहा है। तो ये जो दो बातों में से हम केवल अंतर निकाल लेते, ये हमारे स्वभाव का विषय है। दूसरा, आप ये मान के चलिए कि सरकार जो है, जैसा मैंने कहा गांधी परिवार की धारणा ये बनी है, उसके साथ ये भी जोड़ना पड़ेगा कि ये सरकार अपनी आप में एक विचारधारा की है। यदि जब आजादी के बाद
जो संविधान सभा ने जिन चीजों को नहीं माना, नेहरू जी ने 1951 में ही संविधान में जोड़ दिया। धर्मदान विधेयक जोड़ दिया, हिंदू कोड बिल जोड़ दिए, सारे जोड़ दिए। इसके अंदर आप समग्र क्यों नहीं लेकर के आए? धर्मदान विधेयक लेके आए थे तो भारत में हिंदुओं के मंदिरों को ही आपको क्यों अधिग्रहण करना था? आपने मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च को भी अधिकृत कर लेते, समानता दिखाई देती। आपने अंग्रेजी को इसलिए लागू किया, हिंदी को इसलिए पीछे करा कि आपको हिंदी नहीं आती थी। तो आप अपने लिए देश चला रहे हैं या देश के लिए देश चला रहे हैं? देश उस समय भी हिंदी जानता था, लेकिन नेहरू जी नहीं जानते थे, इसलिए हिंदी को जो है पीछे कर दिया गया। आप आगे तक चले आइए, ये सारे नैरेटिव्स या सारी जो जिसको कहते हैं कसरत है, वो केवल इसलिए की गई थी क्योंकि हमारी विचारधारा की सरकार है, इसलिए हम जो चाहेंगे वो करेंगे। अब लास्ट में आज ये नरसिम्हा राव जी ने कह दिया कि राम मंदिर को छोड़ करके बाकी जो पूजा स्थल एक्ट जो है वो बना दिया उसके अंदर की वो रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि देश का बहुसंख्यक समाज तो कह रहा है कि अयोध्या काशी भी, अयोध्या के साथ काशी और मथुरा भी दीजिए। तो आपने वो दो क्यों नहीं छोड़े? उसमें छोड़ देना चाहिए थे आपको, तो बड़प्पन दिखाई देता। तो आपकी विचारधारा थी, आपने काम किया। अब मोदी की विचारधारा, मोदी काम करेगा। आपको विचारधारा पसंद नहीं है, इसलिए आप अलग पार्टी में, देश की इसलिए आप अलग पार्टी में और अलग मुद्दों को उठा रहे हैं और उस सरकार का विरोध भी कर रहे हैं। बाबूलाल जी, आप सहमत हैं? जी, आप सहमत हैं जो मैंने बात कही और जो शर्मा जी बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल सहमति है। यही तो है स्थिति लगभग यही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। नहीं तो ऐसा तो नहीं कि आपातकाल का नैरेटिव ठीक उल्टा पड़ जाए, जैसे राम मंदिर का पड़ा था या संघ और आस्था पर जिस तरीके से चर्चा हो रही थी। नहीं नहीं नहीं, ये एक अलग मुद्दा है। और जिस तरह से नैरेटिव सेट हुआ है इस बात का, अघोषित आपातकाल का या संविधान बदल देंगे का, ये निकलने में बहुत समय लगेगा। इतनी जल्दी निकलेगा भी नहीं। ये तो प्रयास शुरू हुए हैं, अभी आगे और बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि ये नैरेटिव बहुत बुरी तरीके से सेट हुआ। ये साफ जाहिर हुआ कब? जब रिजल्ट आए। जो नरेंद्र मोदी का चेहरा, इसका जो ऑरा बना था, वो इतना बड़ा विशाल बना हुआ था, वो फीका कैसे पड़ा? और जिस तरह से एक एक चरण के चुनाव खत्म हो रहे थे, जैसे जैसे इनके भाषा बदल रही थी नरेंद्र मोदी की, वो समझने वाली बात है, वो बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। उनको सारी चीजें समझ में आ चुकी थी कि क्या हो रहा है। ये नैरेटिव निश्चित रूप से सेट हो गया। इसीलिए हिंदू मुस्लिम का जो प्रश्न उन्होंने एकदम खुलकर करना शुरू किया, वो इसीलिए किया कि वो अपने नैरेटिव सेट करना चाहते थे हिंदू और मुस्लिम के बीच में। हिंदू इकट्ठे करने का प्रयास उनका जो है वो, अगर मेरे साथ हिंदू आ गए तो मैं आगे निकल जाऊंगा, ये विचार आया उनके मन में। जिस तरीके से, जिस भाषा में, जिस निचले स्तर तक जाकर के उन्होंने जो जो बातें कही हैं, वो सब आपने सबने सुनी है। तो वो स्थिति बनी थी। और निश्चित रूप से ये नैरेटिव साफ करने में भी बहुत समय लगेगा। बहुत समय प्रारंभिक दौर है ये, इतिहास बनाने का प्रयास है एक प्रकार से, कि ऐसा नैरेटिव सेट किया गया था हमारे खिलाफ, जबकि वास्तविकता जो है, आपातकाल जो है, वो इससे भी भयावह था। हमारा तो कुछ नहीं है, वो इससे भयावह था, ये बताने का प्रयास है। हम जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन उससे भयानक कभी चीज हुई थी, ये बताने का प्रयास युवा पीढ़ी के लिए खास करके ये है। सुरेश जी, संक्षेप में। मैं बहुत जल्दी में एक बात कहना चाहता हूँ। ये एक अवधारणा है कि नरेंद्र मोदी को कम जो है जनादेश मिला है, ये है। जब संयुक्त सरकारों का समय आया, 240 किसी भी सरकार के पास नहीं थी। यदि हम 2000 चुनाव के कुछ आंकड़ों को देखें तो मैं तत्काल जल्दी में बता रहा हूं कि कांग्रेस को जो वोट मिले थे उससे भाजपा को 10 करोड़ वोट ज्यादा मिले, यानी 9 करोड़ 92 लाख 14,871 वोट ज्यादा मिले। यदि सारे गठबंधन, इंडी गठबंधन के दाई वाले और आम आदमी पार्टी को शामिल कर लिया जाए, तब वोट मिले हैं 2 करोड़ 25 लाख वोट भाजपा को ज्यादा मिले हैं। इसलिए ये बिल्कुल उचित नहीं है, किसी भी तरह से तार्किक नहीं होता, क्योंकि कहने को कहा जा सकता है। लेकिन ये अगली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के अलावा केवल महाराष्ट्र थोड़ा सा आप जो है उनको दलीय विभाजन की बात को शामिल कर लीजिए। केवल उत्तर प्रदेश के ऊपर 3 शक्तियों ने काम किया है। आप जांच करा लीजिए, मैं प्रमाणिक पाऊंगा। पहला, यादव और मुसलमान गठबंधन हुआ। दूसरा, विदेशी शक्तियों का हाथ रहा। विदेशी शक्तियों का हाथ कहते समय मेरे को पूरा ज्ञान है, मैं कह रहा हूं। आप ये देखिए, नरेंद्र मोदी साहब को 2019 में जो वोट मिले थे उससे 62,000 वोट कम मिले हैं 2024 में, जबकि 2,12,000 मतदाता बढ़े हैं। इसका मतलब ये होता है, विदेशी शक्तियों ने जिस तरीके का काम किया था
वो विदेशी शक्तियों के कारण केवल और केवल नरेंद्र मोदी की सीट के नहीं, ऊपर मैं ये आपकी मामला बात हुआ मान है। लेता हूं, जहां लेकिन चूंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे भारत में भी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भी सशक्त तौर पर उभर कर आए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत कॉन्फिडेंस बीजेपी भी थी और नेता भी थे। बावजूद 400 पार का नारा इसलिए किया जा रहा था, तीसरी बार सरकार बनाना कोई आसान नहीं होता। एक मानवीय स्वभाव है, लोग ये मानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी होती है, लोग ये मानते हैं कि चलो यार परिवर्तन करते हैं, लेकिन अगर तीसरी बार आप सरकार बना रहे हैं तो ये कोई कम उपलब्धि नहीं है, ये बड़ी उपलब्धि है। परेशानी की बात और चर्चा का विषय सिर्फ इतना है कि आप 400 पार का नारा जो कर रहे थे, बात आप बहुत नीचे आ गए। दूसरी तरफ आप अयोध्या जैसे लोकसभा सीट हार गए, यानी कि जहां पर राम मंदिर बना है, जिस नैरेटिव को पूरे देश में आप लेके गए, वहां हार गए। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि बनारस जो आपकी लोकसभा क्षेत्र है, आप पूरे देश में जिता रहे हैं, अपना अलग जिता रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, विदेशी ताकतों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, हमेशा ऐसा होता है, लेकिन बावजूद आप अपनी लोकसभा में बहुत कमतर पर आ गए, एक छोटे से और अदन्य नेता के तौर पर। ये चीजें हैं जो मंथन करने वाली है। अब इसमें कई सारे कारण हो सकता है, संगठन की कमी होगी, विपक्षी पार्टियों का गठजोड़ होगा, या जाटव जो वोट बैंक है उसको आप भूल गए, वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि मायावती के पास नहीं गया, तो जिसे वो कभी पसंद नहीं करता यादवों को, वो उनके पास चला गया, उसके गठबंधन में चला गया। ये तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन बड़ा विषय सरकार ने संकेत दिया है। संकेत इस बात का है कि हमारी सरकार कैसी थी, कैसी चल रही है, और भविष्य में उसकी दशा दिशा क्या होगी। चर्चा के लिए सुरेश जी रहे, बाबूलाल जी रहे, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जो इस चर्चा में शामिल हुए, अपनी बातों का उन्होंने रखा और मुद्दे की बात में। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।